ओके डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। सीएमए फाइनल एससीएम वालों सावधान हो जाओ। दिसंबर 23 का जो पेपर सॉल्यूशन है वो मैं करा रहा हूँ। पूरा पेपर सॉल्व करके लेके आया हूँ। आपको बस ये शीट डाउनलोड कर लेना है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक फॉर्म से। उस फॉर्म को आप चेक करोगे तो भरने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आपको एक डिस्क्रिप्शन में जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में, वहां पे एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका हम लोग नोट्स ड्राइव में क्लास स्लाइड्स जहां पे देते हैं वहां पे डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। पेपर सॉल्व करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का। इससे पता चलता है कि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं और हम कहाँ तक जा सकते हैं। सेम क्वेश्चंस आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में, इसका कोई गारंटी नहीं है, बट ये दिमाग को खोलता जरूर है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। पेपर सॉल्व करना चाहिए, सॉल्यूशन देखना नहीं चाहिए। एक इंस्टीट्यूट ने ये चीज अच्छा कि सजेस्टेड आंसर पूरा सॉल्व करके देता ही नहीं है, आपको सिर्फ आंसर दे देता है कि बच्चे खुद से ट्राई करें, ठीक है। तो ये चीज इसलिए कि शायद आप अपने से सॉल्व करके आंसर लाओ, नहीं ला सक रहे तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं है, सिंपल है। बट क्या होता है, कहीं कहीं कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है क्वेश्चन में, या फिर कहीं कहीं कुछ ऐसा ट्रिक है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आपको एक हेल्प की जरूरत हो सकती है। बट ये हेल्प तभी लेना चाहिए जब पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया है। अगर अभी तक आपने एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया है तो अभी ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। अगर अटेम्प्ट कर लिया तब ये वीडियो जरूर देखिए और इसको देखिए। अभी इसमें मेरा जो मैं बता रहा हूँ पूरा सुन लीजिए, लिखना कुछ नहीं है। और उसके बाद एक बार फिर जो सॉल्व किया हुआ नोट्स है उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। जो सम्स अभी तक आपसे हुए नहीं उसको मार्क कर लीजिएगा कि ये सम मेरे से हुआ नहीं। इसको डे बिफोर एग्जाम वापस देखिएगा। जो सम्स इसमें से हुआ नहीं आपसे उसको डे बिफोर एग्जाम वापस से देखिएगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, सबसे पहले क्या होता है जब एग्जाम पेपर आता है तो पहला 15 मिनट बफर मिलता है। तो 15 मिनट बफर जब मिलता है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। कैसे यूटिलाइज करेंगे? आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि सीधा आंसर पेपर में घुस गए, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पहला 15 मिनट मिला तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे डू, बिकॉज लेटर ऑन दे गेट सो पजल्ड अप इन द पेपर दैट दे आर इवन अनेबल टू डिसाइड विच क्वेश्चन टू अटेम्प्ट और नॉट। तो पहला 15 मिनट फ्रेश माइंड रहता है, तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू को स्किप मार देना है और उसके बाद सीधा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में चल जाना है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 7 में से 5 करना होता है। हर एक क्वेश्चन का स्टार्टिंग का पैराग्राफ और रिक्वायर्ड को पढ़ना है। रिक्वायर्ड पढ़ के और स्टार्टिंग पढ़ के पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आपका देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है। एकदम इजी लग रहा है, एकदम याद आ गया तो ए है। और अगर आपको लगा कि ये क्वेश्चन मेरे को देख के करने से हो जाएगा, अभी उतना अच्छे से याद नहीं है बट ये श्योर है कि करूंगा तो ट्राई हो जाएगा, तो बी है। और एकदम ऊपर से जा रहा है क्वेश्चन तो सी है। तो ऐसे ए बी सी हर रिक्वायर्ड का पार्ट को मार्क करना है और उसमें से जो ए और बी कैटेगरीज में उनको अटेम्प्ट करना है और उससे अपना टॉप 5 क्वेश्चन पहला 15 मिनट, हो सके तो 20 मिनट भी लग जाए, बट उसमें निकाल के बैठ जाना है, ठीक है। जिससे कि अपने फिर रिदम में अपना बस ए और बी कैटेगरी से पेपर खत्म करेंगे, ठीक है। अभी भी बहुत कम है, सारा सी सी है, तो फिर तो जून के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जून, रे सुल्तान खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, रे सुल्तान। सारा सी नहीं होना चाहिए, एक आध सी हुआ, 2 सी हुआ तब तक ठीक है, ठीक है। क्योंकि 2 तो ऑप्शन में निकाल सकते हैं हम, अगर सारा ही सी हो रहा है तो बहुत रिस्क बढ़ रहा है ना। 3 भी सी हुआ तो भी ठीक है, 3 सी तक चल जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन सी में जा रहा है तब तक चल जाएगा, ठीक है। कि 20 मार्क का मैनेज कर लिए या 14 मार्क का मैनेज कर लिए, बट उससे ज्यादा सी में जा रहा है तो बहुत रिस्क है। और सबसे बढ़िया चीज क्या है सीएमए एग्जाम का, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, ये बोनांजा होता है। इसमें तो टारगेट आपको 30 आउट ऑफ 30 का लेना चाहिए, 28 का भी टारगेट नहीं लेना चाहिए। इसमें 30 आ गया तो उधर से तो 10 उठा ही लेंगे, इतना तो खराब परफॉर्मेंस नहीं करेंगे ना। बट ये नहीं कि इस 30 मार्क के लिए पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाकी प्रिपरेशन छोड़ दिए हैं, ऐसा भी नहीं करना है। तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। इस 30 मार्क के लिए आप एग्जाम पेपर में कितना समय एलोकेट करोगे? अगर 100 मार्क का है तो 1.8 मिनट आपको मिलता है पर मार्क, ठीक है। क्योंकि 180 मिनट में 100 मार्क का करना है तो 30 मार्क के लिए 54 मिनट से अलॉट करना है। कितना?
कोशिश करना है कि 50 मिनट्स में ही हो जाए, 4 मिनट बफर ही रखें। मैक्स टाइम अलाउड इज 50 मिनट्स। नॉर्मली ये बहुत बड़ा चैलेंज है, 50 मिनट्स में होता नहीं है। अगर आपने पेपर को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है तो अभी भी आपको एक चांस देते हैं कि आप एक घड़ी ऑन करके देखिए कि 50 मिनट में होता है कि नहीं होता है। नहीं हो रहा है तो रिस्क है भी यार, कहीं ना कहीं ये दूसरे क्वेश्चन का समय खा जाएगा तो पेपर फिर छूटने वाला आपका। तो आपको फास्ट मूव करना पड़ता है। फास्ट मूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर जो क्लिक किया वो मार्क करते हैं, जो नहीं क्लिक कर रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ज्यादा बैठ के सोचते नहीं है, नेक्स्ट में जाते हैं। फिर जो नहीं क्लिक कर रहा है नेक्स्ट में जाते हैं। सारा होने के बाद फिर चर्निंग करते हैं, वापस स्टार्टिंग में आते हैं, फिर देखते हैं क्लिक किया कि नहीं किया। अगर क्लिक कर गया तो वेरी गुड, नहीं क्लिक किया तो ABCD खेल के आ जाता है। जो नियरेस्ट समझ में आ रहा है वही खेल लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो उसका फायदा उठाते हैं। चलो नेक्स्ट, डाउन टाइम ड्यू टू डिफेक्ट इन क्वालिटी इज एन एग्जांपल ऑफ। इसका आंसर होगा इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट दैट डिटरमाइंस कंपनीज कंपैरेटिव पोजीशन इन इंडस्ट्री। तो पोजीशन से अगर आप देखोगे तो वर्ड पोजीशन मैच हो रहा है स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। ऐसे अगर आप थ्योरी पढ़े चैप्टर 1 का तो आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस हमें बताता है कि हम लोग बाकियों के कंपैरिजन में कैसा कर रहे हैं। कॉस्ट ड्राइवर और वैल्यू चेन इंटरनल एनालिसिस है। कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन वैल्यू एनालिसिस बोलकर ऐसा कुछ हम लोग का थ्योरी में है नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जिसमें बोल रहे हैं 3 प्रोडक्ट ABC, उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ 10, 11, 8, यूनिट्स दिया हुआ 4000, 3500 और 5000। तीनों में से कोई आप एक ही बना सकते हैं, A और B और C। तो क्वेश्चन बोल रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ A क्या होगा। A अगर बनाएंगे तो हम B, C नहीं बना पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज सपोज टू बी हायर ऑफ कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम B एंड C आपको लेना है। तो B और C का जो हायर है वो आंसर है, तो आंसर इज 40,000। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, CVP एनालिसिस का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कंपनी का करंट में ब्रेक इवन हो रखा है व्हेन सेल्स आर ₹10 लाख, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख। ठीक है, तो अपने एक सिस्टम बनाए, 10 लाख लिखा, ब्रेक इवन है तो प्रॉफिट 0 लिखा, फिक्स कॉस्ट 4 लाख लिखा, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख और बैलेंसिंग फिगर हो गया वेरिएबल कॉस्ट। तो ये ब्रेक इवन सेल्स का डिटेल हम लोग को मिल गया। फिर क्वेश्चन बोल रहा है बताओ प्रॉफिट अगर 2 लाख का हो तो सेल्स 3 लाख यूनिट करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो प्रॉफिट जब 2 लाख बैठाया हमने 0 की जगह, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, तो बैक कैलकुलेशन किया तो कंट्रीब्यूशन 6 आएगा, और कंट्रीब्यूशन 6 है तो सेल्स कितना होना चाहिए वो इससे पीवी रेशियो से निकाल लिया। कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीवी रेशियो है 40% है करंट में 4/10 करके। तो इफ पीवी रेशियो इज 40% तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इज योर 40%। तो कंट्रीब्यूशन अगर आपका अभी 6 है, यहाँ पे 6 बैठा दिया जाए तो 6 बाई सेल्स इज इक्वल टू 40%। तो देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू 15। 6 बाई सेल्स इज इक्वल टू अगर 40% है तो सेल्स इज इक्वल टू आ रहा है 15, और वो 15 है तो 3 लाख यूनिट्स बोल रहा है, 3 लाख यूनिट से डिवाइड करोगे तो 5 रुपये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है, ये टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है भाई साहब, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज सेट एट ₹120। तो सेलिंग प्राइस क्या 120 है, एंड सेल्स रेवेन्यू फॉर द कमिंग ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 9,60,000। सेल्स रेवेन्यू क्या है 9,60,000 है, सेलिंग प्राइस क्या 120 है और सेल्स रेवेन्यू क्या है 9,60,000 है। ठीक है। फिर बोला कंपनी रिक्वायर्स अ रिटर्न ऑफ 15% ऑन द कमिंग ईयर ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख। तो 20 लाख सॉरी इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 लाख, 20 लाख का 15% रिटर्न चाहिए, तो प्रॉफिट चाहिए हम लोग को 3 लाख, ROI हो गया 3 लाख। हमेशा क्वेश्चन पढ़ के ना डेटा लिखना सीखो। सेलिंग प्राइस क्या है, सेल्स रेवेन्यू क्या है, यूनिट्स क्या है, ROI क्या है, और इज अ टारगेट कॉस्ट। अब टारगेट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इट इज टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। तो टारगेट प्राइस तो हम लोग को दिख रहा है 120 और टारगेट प्रॉफिट 3 लाख है, तो उसको पर यूनिट पे अगर कन्वर्ट करोगे तो 3 लाख बाई 8,000 कर लो, 3 लाख बाई 8,000 37.5। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो आंसर आ रहा है 82.5। क्या होता है, पहले डेटा समझो फिर कंसेप्ट को उसमें भिड़ाओ। पहले डेटा समझो, जैसे इसमें भी क्या था, पहले डेटा समझो फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट भिड़ाओ कि वो ये होता है, फिर अपना कैलकुलेशन करो। पहले डेटा समझो फिर कंसेप्ट जो रिक्वायर्ड में पूछ रहा है उसको भिड़ाओ और फिर अपना कैलकुलेशन करो।
6 नंबर, ये वाला इसको सर्कल मैंने किया हुआ क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांस है. द हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू इन एन unused cell of a transportation matrix is chosen to improve the current solution because transportation का steps अगर आपको याद है तो उसमें अपने अगर फर्स्ट बार अपना पूरा ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं तो उसमें डेल्टा अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो मोस्ट नेगेटिव वाला डेल्टा को सिलेक्ट करके अपने वहां से लूप बनाकर सॉल्व करते हैं. तो मोस्ट नेगेटिव वाला को क्यों लेते हैं, यही सवाल है. तो इसका आंसर ये है कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन पर यूनिट. कि हम लोग जब कॉस्ट रिडक्शन के लिए आए हैं तो जिससे कॉस्ट रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा उधर ही जाएंगे. तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट रिडक्शन पर यूनिट. ठीक है, 7th में आ जाओ. इसमें क्या बोल रहे हैं, ये जैसे ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से आ गया. 20 क्वेश्चन है, टाइम लगता है भाई. हम लोग अभी किया हुआ में भी करेंगे ना, देखना कितना टाइम लगेगा. तो इट रिक्वायर्स ट्रिमेंडस प्रैक्टिस. प्रैक्टिस कहाँ से करना, जितना पास पेपर से एक एक पेपर पे पेपर टाइम घड़ी देखकर चेक करो कितना टाइम लग रहा है. 10 पेपर का सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे खड़े हैं. एक आध क्वेश्चन खाली हो सकता है नया आएगा आपके, आएगा तो उससे ज्यादा कुछ नया नहीं आएगा. RRS, a manufacturer of large windows, is experiencing a bottleneck in its plant. Setup time at one of its workstation has been identified as the culprit. Manager has proposed a plan to reduce setup time at a cost of 7,20,000. The change will result in 800 additional windows. सेटअप टाइम हम लोग कम करेंगे, उसका कॉस्ट लगेगा 7,20,000 और उसके कारण 800 एडिशनल विंडोज बनेगा. क्योंकि हम लोग विंडोज मैन्युफैक्चरर है, मतलब 800 से आउटपुट बढ़ जाएगा. सेलिंग प्राइस इज 18,000, लेबर कॉस्ट इज 3,000, मटेरियल कॉस्ट इज 7,000. Assume all units produced can be sold. The change will result in an increase in throughput contribution of. तो ये थ्रूपुट काउंटिंग से क्वेश्चन आ गया. थ्रूपुट अकाउंटिंग से थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, इट इज सेलिंग प्राइस माइनस, इसमें दिया हुआ क्या है, पहले डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है सेटअप टाइम रिडक्शन का एक कॉस्ट लग रहा है 7,20,000 और उसके कारण फायदा क्या हो रहा है, एडिशनल यूनिट्स बन जाएगा 800. और क्या डेटा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, फिर लेबर कॉस्ट दिया हुआ है. बोल रहा है थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कितना से बढ़ेगा. थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाओ, पहले डेटा समझो फिर कॉन्सेप्ट लगाओ. थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन होता है सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट. तो वो है 18,000 माइनस 7,000. देखो मटेरियल और सेलिंग प्राइस 11,000 और 800 यूनिट हम लोगों का एडिशनल यूनिट से, तो कितना से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, 88 लाख से बढ़ेगा. ठीक है, 88 लाख से आंसर आ गया. इसमें ये 7-20 का कोई यूज नहीं है क्योंकि नेट कंट्रीब्यूशन या नेट इनकम नहीं पूछा है, थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पूछा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लर्निंग कर्व से आया है. An employee of ROB Limited took 200 minutes to complete the first setup on a new machine. तो न्यू मशीन पे लागू होता है. Using 90% incremental unit time learning model indicates that the second setup on the new machine is expected to take. अब इसमें ना मिस्टेक क्या होता है, सेकेंड सेटअप आपको ये समझ नहीं आता. सेकेंड वाला मतलब क्या है, सेकेंड वाला मतलब 1 और 2 से 2 का जो आंसर आ रहा है वो नहीं है, वो फर्स्ट और सेकंड का टोटल को सब्ट्रैक्ट करके जो आ रहा है वो है. तो पहला यूनिट का 1 का टाइम दिया हुआ 200 मिनट, तो 90% लर्निंग रेट होने के कारण 2 का टाइम हो जाएगा 180. तो सेकंड के लिए क्या करना है, टोटल ऑफ फर्स्ट निकालना है विच इज 200, टोटल ऑफ सेकंड निकालना है विच इज 180 इंटू 2 करके 360 और इन दोनों का डिफरेंस लेकर हम लोगों को आंसर बताना है विच इज 160. तो ये सेकंड वाला का जो आंसर है इसका मतलब होता है टोटल ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट्स माइनस टोटल ऑफ फर्स्ट यूनिट, ऐसे जाएगा. अब ये कंसेप्ट ही लोगों को लर्निंग का चैप्टर समझने में दिक्कत होता है, बाकी सब वो समझ जाता है, ये 200 का 180 कर लेते हैं, बट ये इंक्रीमेंटल समझने में उनको बड़ा दिक्कत होता है. तो यहीं पे आपको एम्फेसिस दे के प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, ये सिमुलेशन से क्वेश्चन आ गया. The drive up window of a fast food operation was being studied using simulation for a variety of operating characteristics. As a part of the study, data was collected on order processing time as given in the following table.
Using the first two digits of the random numbers, determine the processing time that would be used to simulate the fifth sample. क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है the drive up window of a fast food operation was being studied for a variety of operating characteristics. ड्राइव अप विंडो ऑफ अ फास्ट फूड ऑपरेशन मतलब जैसे गाड़ी से आता है वो लोग बस ऑर्डर नंबर बताता है या अपना नंबर बताता है और ऑर्डर लेके चला जाता है, ठीक है। तो उनका स्टडी हो रहा था, तो उससे कुछ ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम का टेबल मिला और यूजिंग फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ रैंडम नंबर डिटरमाइन प्रोसेसिंग टाइम दैट वुड बी यूज्ड टू सिमुलेट द फिफ्थ सैंपल। फिफ्थ सैंपल का खाली आपको रैंडम नंबर से प्रोसेसिंग टाइम बताना है, बहुत सिंपल है। तो इसमें बस टाइम लगा जाएगा, सिंपल है बट टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ 1 2 3 4, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो इससे प्रोसेसिंग टाइम लिया हमने, प्रोबेबिलिटी लिया, फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी किया, फिर इंटू 100 किया, फिर रैंडम इंटरवल किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पांचवा वाला का खाली आंसर निकालना है, तो सबका नहीं करना, पांचवा वाला का लिया खाली और बोल रहे यूजिंग फर्स्ट टू डिजिट्स एज रैंडम नंबर। तो फर्स्ट टू डिजिट है 37, तो सीरियल नंबर 5 का रैंडम नंबर 37, तो 37 का आंसर किधर मिल रहा है, सेकंड वाले में मिल रहा है 2, तो आंसर इज 2। हो गया। टेंथ नंबर में ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का वेरिएंस का क्वेश्चन है। A company producing output X and Y uses standard costing. Standard overhead content of each product is X के लिए 3 rupees per unit, Y के लिए 2.25 per unit. Budgeted overhead is 860 and budgeted time is 3440. तो अपना बजटेड ओवरहेड दिया हुआ 860, बजटेड टाइम दिया हुआ 3440। डेटा को समझने का कोशिश करो, ये सब स्टैंडर्ड डिटेल्स है। फिर एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में एक्स का 200 यूनिट, वाई का 100 यूनिट, एक्चुअल टाइम है 3200, ठीक है। और एक्चुअल ओवरहेड है 875, एक्चुअल ओवरहेड है 875, ये एक्चुअल का डिटेल दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस बताओ, तो नॉर्मली वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आता है, एओ माइनस बीओ। तो एओ तो अलग अलग दिया हुआ है, बीओ नहीं दिया हुआ है। बजटेड टाइम दिया हुआ है, बजटेड ओवरहेड दिया हुआ है, बट बजटेड आउटपुट नॉट गिवन। तो इस सम का सरप्राइज क्या है, बजटेड आउटपुट नॉट गिवन। अगर बजटेड आउटपुट नहीं दिया हुआ आपको तो आप कैसे करोगे, तो हमने क्या दिमाग लगाया, देखो ये दिमाग लगा के तरीका आपको क्लास में भी बताया हुआ है कि जब भी आउटपुट नहीं दिया ना तो ब्रैकेट खोल दिया करो। तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या हुआ, एओ इंटू स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट हो गया स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एओ, बीओ इंटू स्टैंडर्ड ओवरहेड पर यूनिट करने से क्या हुआ, बजटेड ओवरहेड। अब स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एओ माइनस बजटेड ओवरहेड को आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि हम लोग को एओ मालूम है, एओ 200 और 100 है और स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है 3 और 2.25। तो 3 और 2.25 इंटू 200 और 100 करके यहाँ पर स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एओ आ गया, और बजटेड ओवरहेड हम लोग को मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है विच इज 860। तो इसको सॉल्व किया, आंसर 35 एडवर्स आ गया, ठीक है। तो ये वही बच्चा कर सकता है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को प्रैक्टिस किया है, नहीं तो निकल जाएगा गाड़ी हाथ से। ये देखो गेम थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है। गेम थ्योरी में ना कॉन्सेप्ट होता है, जो इस साइड में प्लेयर होता है ना वो हमेशा मैक्सी मिन खेलता है, उस तरफ वाला ऊपर वाला जो प्लेयर होता है वो मिनी मैक्स खेलता है। तो मैक्सी मिन खेलना यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं, बस बोला वैल्यू ऑफ द गेम ऑफ प्लेयर ए और प्लेयर बी लिखा हुआ है, इज डैश फिल इन द अबव। तो कुछ नहीं बोलता है ना, तो हमेशा वी फॉलो मैक्सिमम प्लेयर, मैक्स मतलब रो वाइज जो प्लेयर है हमेशा इसी को फॉलो किया जाता है। गेम थ्योरी जो चैप्टर सीखे हैं आप उसको, उसमें आपको पता चलेगा। तो वी ऑलवेज फॉलो प्लेयर ए, वी ऑलवेज फॉलो द मेन प्लेयर, ठीक है, विच इज द मैक्सिमम प्लेयर। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, इतना 2/2 का सम है तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है। यहाँ से मिन लिखा 4, यहाँ से मिन लिखा -10 और उसमें से मैक्स ले लिया, वो है 4। तो वैल्यू ऑफ द गेम इज 4, ठीक। फिर ये क्वेश्चन आ गया आपका पर्ट से, इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालने बोल रहा है, पर्ट सीपीएम। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकालते हैं, अगर फॉर्म पहले दिया हुआ क्या, हमेशा पहले स्टेप क्या है क्वेश्चन में पढ़ो, स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट ऑफ एक्टिविटी Z, इसको अपने बोलते हैं STE इज 2। फिर टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट आर 10 and 7, तो टोटल फ्लोट 10, फ्री फ्लोट है 7,
टोटल फ्लोट है 10, फ्री फ्लोट है 7। फिर क्या बोल रहा है, द इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ एक्टिविटी Z विल बी, इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ एक्टिविटी Z विल बी, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट का रिक्वायरमेंट है तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट माइनस लैक ऑफ टेल इवेंट, सॉरी गड़बड़ बोला, फ्री फ्लोट इज इक्वल टू होता है टोटल फ्लोट माइनस शी स्लैक ऑफ हेड इवेंट, और इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है फ्री फ्लोट माइनस लैक ऑफ टेल इवेंट। तो यहाँ पे फ्री फ्लोट माइनस लैक ऑफ टेल इवेंट करोगे तो आंसर आ रहा है 5। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो रिलेशन टू बिजनेस इंटेलिजेंस, तो ये डेटा एनालिटिक्स से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स का क्वेश्चन, ये सब का अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो इंस्टीट्यूट मैट में जो दिया वो उतना ही प्रैक्टिस कर सकते हो, और जो अभी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आएगा उससे कर सकते हो, उसमें जो भी जितना भी क्वेश्चन है, बट इंस्टीट्यूट मैट से ही करना पड़ेगा, इसका पुराना पेपर्स में नहीं मिलेगा क्योंकि ये न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस अगर आप पूरा थियोरिटिकली इसको पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। बोल रहे इसमें नो रिलेशन बताना है, किसका बिजनेस इंटेलिजेंस से कोई रिश्ता ही नहीं है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए बोल रहा है सेट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स सॉल्यूशन टू रिट्रीव, एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू यूजफुल बिजनेस इनसाइट्स, ये इसका फीचर है। विजुअलाइजेशन टूल्स इसका फीचर है। अब ABS glue is a tool used for purpose of business intelligence. Embedded analytics is an important part of any intelligence business tool. तो embedded analytics उसका पार्ट होता है, और ABS glue करके ऐसा कोई टूल बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए है नहीं, तो आंसर इसका C है। विच ऑफ द आर फॉलोइंग आर फाइनेंशियल एनालिटिक्स टूल, तो ये आपको इंस्टीट्यूट का मैट में मिलेगा। फाइनेंशियल एनालिटिक्स टूल्स में क्या क्या नाम है, तो इसमें ये तीनों नाम दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है। तो ये भी डेटा एनालिटिक्स का ही क्वेश्चन आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव टाइप ऑफ फोरकास्टिंग, तो फोरकास्टिंग चैप्टर से आया है। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग में सर्वे मेथड होता है, बैरोमेट्रिक होता है। एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग क्वांटिटेटिव है, डेल्फी टेक्निक क्वालिटेटिव है। तो अब ये सब जब क्लास नोट्स पे पढ़ लोगे तो भी समझ में आएगा, नहीं तो इंस्टीट्यूट मैट से आपको सब देखना तो पड़ेगा। इंस्टीट्यूट बेटा बहुत होशियार है, घुसा घुसा के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। और आप देखोगे कि जो बच्चे ये सब चैप्टर छोड़ के जाते हैं ना, उसका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस गड़बड़ा ही जाता है। तो मेरे राय में ना कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई चीज़ का उतना डीप में हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमको एमसीक्यू में तो 30 में 30 उठाने का टारगेट रखना है ना, तो इसलिए कोई एमसीक्यू में तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो पूछेगा छुटकुस का पूछेगा। तो एटलीस्ट हमको एमसीक्यू तो उस चैप्टर का आता ही हो, उस लेवल तक का तो प्रिपरेशन करना ही है। समझ गए? तो ये देखो अभी किया हुआ था तो 20 मिनट लगा करीब, और पूरा सॉल्व खुद से करते तो 1 घंटा लग जाता है। अगर एफिशिएंसी ना हो तो 1 घंटा लग जाता है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 नंबर रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा एक बार रिक्वायर्ड में देखो। एक तो बोला है रेलेवेंट कॉस्ट सारा बताओ इफ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सेप्टेड, एक इरेलीवेंट कॉस्ट भी बताओ। तो ये नॉर्मली छूट जाता है हम लोग का, इरेलीवेंट कॉस्ट पे हम ट्रैक नहीं रखते हैं। और फिर पूछ रहा है वेदर इट शुड एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सएन लिमिटेड और नॉट। फिर पूछ रहा है वेदर इट शुड एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सएन लिमिटेड और नॉट। ठीक है, आओ नेक्स्ट। Rontex Limited Builders has been offered a contract by XN Limited to build for it 5 special guest houses for use by top management. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5 गेस्ट हाउस बनाना है। Each guest house will be an independent one. The contract will be for a period of 1 year and offer price is 1 crore. In addition, XN Limited will also provide 2 grounds of land free of cost for the purpose of construction. The chief accountant Rontex has prepared an estimate on the basis of which he has advised that the contract should not be accepted at the price offered. His estimate was as follows. तो अकाउंटेंट एक बनाया अपने हिसाब से, उसके हिसाब से तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड।
बोल रहा है लैंड 3 ग्राउंड्स एट ₹20 लाख ईच, ये सब कॉस्ट दिया हुआ। ड्राइंग एंड डिजाइन, रजिस्ट्रेशन, मटेरियल सीमेंट, मटेरियल के अंदर सीमेंट, सैंड, ब्रिक्स, स्टील, अदर्स, लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर सैलरी, ओवरहेड, जनरल, डेप्रिसिएशन, टोटल कॉस्ट। द अकाउंटेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लैंड बोल रहा है द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड इज 3 ग्राउंड्स कॉस्टिंग ₹20 लाख ईच। तो 3 ग्राउंड चाहिए, उसमें से 2 ग्राउंड बोल रहा है वो कस्टमर खुद दे देगा, तो हम लोग को 1 ग्राउंड खरीदना है। तो यहाँ पे जो 3 ग्राउंड का कॉस्ट ले वो गलत है, तो 1 ही ग्राउंड का कॉस्ट लेना है, तो 1 ग्राउंड का कॉस्ट लेना है विच इज 20। फिर बोल रहा है एक्सवैन लिमिटेड, क्या नाम है, एक्सवैन लिमिटेड विल प्रोवाइड 2 ग्राउंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 3 चाहिए, 2 फ्री में मिल जाएगा, तो 1 ही का कॉस्ट लगेगा। फिर ड्राइंग एंड डिजाइन के लिए बोल रहा है दिस हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड एंड 50% ऑफ द कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड। तो अगर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और 50% कॉस्ट इनकर्ड है तो बाकी 50% रेलिवेंट नहीं हुआ, क्योंकि पूरा ड्राइंग बन चुका है। 50% पे कर दिया तो बाकी 50% पे करना ही पड़ेगा, वो कमिटेड कॉस्ट है। 50% जो है वो आपने समझ लेना है वो संक है, तो रिमेनिंग 50% कमिटेड है, तो इसका मतलब ड्राइंग एंड डिजाइन इररिलेवेंट है। थर्ड, मटेरियल्स का क्या बोल रहा है। सीमेंट एंड सैंड आर ऑलरेडी इन स्टॉक एंड आर इन रेगुलर यूज। मटेरियल्स के पहले देखो यहाँ पे एक और अमाउंट दिया हुआ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन पूरा रेलिवेंट होगा। क्यों? बिकॉज ये तब लगेगा जब पूरा साइट बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट को जो रजिस्ट्रेशन कराने का चार्जेस देते हैं उसका चार्ज, ये फुल्ली रेलिवेंट है, इसके लिए कुछ बोला नहीं। अब मटेरियल्स में आ जाओ। सीमेंट सैंड बोल रहा है ऑलरेडी इन स्टॉक एंड आर इन रेगुलर यूज। इफ यूज फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट दे हैव टू बी रिप्लेस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8 लाख। तो रेगुलर यूज का चीज का रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेते हैं, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट 8 लाख ले लिया। फिर क्या बोल रहा है, ब्रिक्स एंड टाइल्स रिप्रेजेंट परचेजेस मेड सेवरल मंथ्स बिफोर। इसका मतलब वो नॉन मूविंग है। फॉर अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट दे कुड बी सोल्ड रेडिली फॉर नेट 5 lakhs आफ्टर मीटिंग ऑल फर्दर एक्सपेंसेस। They could be sold readily for net 5 lakhs after meeting all further expenses. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपका पुराना पड़ा हुआ है तो उसका रीसेल वैल्यू रेलिवेंट होता है। इसका जैसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट रेलिवेंट होता है ना, क्योंकि रेगुलर है तो इसका रीसेल वैल्यू रेलिवेंट होगा। तो पुराना है ना, तो नॉन मूविंग है तो रीसेल वैल्यू जो दिया है वही लेना है, विच इज 5। ओके, जो रीसेल वैल्यू दिया वो लेना है। फिर अदर्स में बोल रहे हैं मटेरियल वर्थ ₹2 लाख रिलेटिंग टू इंटीरियर आर इन स्टॉक फॉर विच नो यूज इज एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर, हाउएवर दे कैन बी सोल्ड फॉर 1 लाख। तो इंटीरियर वाला जो मटेरियल है उसका कोई यूज नहीं है, नो यूज, इसका मतलब नॉन मूविंग, तो उसको सेल करना है 1 लाख पे। इसका मतलब क्या है, स्टील के बारे में कुछ नहीं बोला, तो स्टील का कुछ नहीं बोला तो फुल्ली रेलिवेंट। ठीक है, स्टील के लिए कुछ नहीं बोला तो फुल्ली रेलिवेंट, मतलब ये हमारे पास स्टॉक में है नहीं, हम लोग को खरीदना पड़ेगा इतने का। फिर अदर्स में इंक्लूडिंग इंटीरियर है, तो अदर्स का 2 पार्ट किया, एक इंटीरियर वाला एक अदर्स वाला। तो इंटीरियर वाले का कोई यूज नहीं है, उसका वैल्यू 2 लाख का है, उसका कोई यूज नहीं है, तो उसका रीसेल वैल्यू लिया सिर्फ 1 लाख। और बाकी अदर्स में 10 में से 2 इंटीरियर का है, 2 इंटीरियर का है, तो 8 और है जो अदर्स में भी अदर्स है, तो वो 8 का कुछ नहीं बोला तो फुल्ली रेलिवेंट। जब कुछ नहीं बोला तो फुल्ली रेलिवेंट लिया, ध्यान देना, कुछ नहीं बोला उस अदर्स के लिए, सिर्फ इंटीरियर वाले के लिए बोला है, तो फुल्ली रेलिवेंट लिया। ठीक है, फिर देखो लेबर है, स्किल्ड अनस्किल्ड सुपरवाइजर है, तो उसके लिए लेबर के लिए पॉइंट बोल रहा है स्किल्ड वर्कर विल बी ट्रांसफर टू दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम अदर प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है कि जैसे नॉर्मली कंस्ट्रक्शन जॉब में एक प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी एरिया का लोकल आदमी को हायर करके वहीं से काम कराते हैं और फिर वहां पे उनको छोड़ देते हैं। नॉर्मली हम लोग वर्कर्स को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर नहीं करते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा है, दे विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट। क्या लिखा है, दे विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम अनदर प्रोजेक्ट। अगर ये ट्रांसफर चल रहा है इसका मतलब ये इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, नॉर्मली देखो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होता तो एक जॉब से दूसरा जॉब ट्रांसफर हो सकता है, तब उस समय वो रेलिवेंट रहते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए,
अगर ऐसा हो रहा है तो वो कमिटेड हो गए हैं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है बोलकर, मूवेबल होने से ऐसा पॉइंट को लेकर इरेलीवेंट नहीं समझते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहा है कि अगर आप मेरे को उस साइट को हैंडल करने दो, ये वर्कर छोड़ दो वहाँ पर, तो मैं आपको 2 लाख रुपए एडिशनल प्रॉफिट कमा के दिखाऊंगा। मतलब उस वर्कर के कॉस्ट के ऊपर 2 लाख और ला दूंगा। मतलब अगर हम फिर भी अब वर्कर को, स्किल्ड वर्कर को वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग को स्किल्ड वर्कर को जो पैसा है वो कितना है, अगर आप देखेंगे तो वो देना तो पड़ेगा ही। 12 वहाँ पे भी देते, 12 यहाँ पे भी देंगे, ठीक है। बट वो 12 का कमिटेड होने के कारण रेलिवेंसी 0 हो गया। उस 12 का कमिटेड होने के कारण रेलिवेंसी क्या हो गया, 0 हो गया। उस 12 का कमिटेड होने के कारण रेलिवेंसी क्या हो गया, 0 हो गया। उस 12 का कमिटेड होने के कारण रेलिवेंसी 0 हो गया, ठीक। और उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है, उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो है सिर्फ उसका प्रॉफिट लॉस्ट हो रहा है, वही खाली रेलिवेंट लिया गया है। फिर से समझ लो, स्किल्ड वर्कर का क्या हो रहा है, सिंस एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, नॉर्मली उसका गोल्डन रूल होता है कि जहां जाओगे वहां वर्कर हायर करोगे, मिस्त्री हायर करोगे, वहां काम करोगे, छोड़ दोगे। बट आप अगर एक जगह से दूसरा जगह वर्कर को शिफ्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको अपना परमानेंट एम्प्लॉय बना लियो, तभी आप शिफ्ट कर रहे हो। अगर परमानेंट एम्प्लॉय बन गया है तो ध्यान देना, अगर ये वर्कर यहाँ से यहाँ परमानेंट हो गया है तो इसका जो मेन कॉस्ट है 12 लाख, वो कमिटेड कॉस्ट है, वो इग्नोर करना है। बट अगर वो यहाँ से वो छोड़ के आ रहा है तो 2 लाख का प्रॉफिट भी लॉस हो रहा है, तो सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट लॉस लेना है। इनडायरेक्ट वर्कर्स का रेलिवेंसी ऐसे ही निकाल देते, कॉस्ट टू बी इनकर्ड नील, प्रॉफिट लॉस्ट खाली लेना होता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस बोल के लिया है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है PFT लॉस्ट। अनस्किल्ड वर्कर के लिए क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। अनस्किल्ड वर्कर के लिए कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो पूरा एज इट इज रेलिवेंट माना गया। जिसके लिए कुछ नहीं बोलता है वो पूरा एज इट इज रेलिवेंट हो रहा है, ध्यान देना। यही इस सम का ट्रिक है, जिसके लिए कुछ नहीं बोला उसका क्या करे, उसको भी लेना है। फिर क्या बोल रहा है, सुपरवाइजर अंडरटेक्स वेरियस टास्क इन द साइट एंड हिज पे एंड कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टेकन ही विल डिवोट हाफ ऑफ हिज टाइम। तो इसका मतलब आप अलग से सुपरविजन का कुछ पैसा इनकर नहीं कर रहे हो, वो आइडल टाइम से ही अपना काम करके दिखा देगा और कुछ प्रॉफिट लॉस भी नहीं है, तो नील होगा। फिर ओवरहेड्स आ गया और डेप्रिसिएशन आ गया। ओवरहेड्स के लिए क्या बोल रहा है, इक्विपमेंट दैट वुड बी यूज्ड ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज बॉट 1 year बिफोर फॉर ₹30 lakh and is expected to last for 5 years. It can be used for another contracts and the current replacement price will be 32 lakh and in a year's time it will be 25 lakh. तो अगर कोई भी इक्विपमेंट है तो उसका रेलिवेंसी कैसे निकालते हैं, इफ इट इज इन रेगुलर यूज देन डिफरेंस इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज रेलिवेंट। तो डिफरेंस इन रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 7 lakhs, 32 minus 25 is 7 lakh. तो इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 7 lakh, क्योंकि अभी ये दूसरा जगह यूज हो जाएगा, यहाँ लिखा है ना इट इज कैन बी यूज इन अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसको भेजेंगे तो वहाँ 32 लाख में आएगा। और अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट में इसको यूज कर लेंगे, इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो मेरे को नहीं मिलेगा ना, तो वहाँ के लिए नया लाना ही पड़ेगा 32 लाख में। तो एक तरह से मेरा 32 लाख घर से जाने वाला है, चाहे मैं नया वाला मंगा के यहाँ पे यूज करूँ या फिर मैं करंट वाला जो है वो यहाँ मंगा लूँ और नया वाला को उस कॉन्ट्रैक्ट को दूँ। तो मेरा घर से 32 लाख का आउटफ्लो आने वाला है और 1 साल बाद फिर ये इक्विपमेंट हम लोगों को टेक ओवर करना होगा अपने रेगुलर इन्वेंट्री में या रेगुलर मशीनरीज में, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ का इक्विपमेंट है। तो उस समय टेक ओवर जब होगा तो उस समय के रीसेल वैल्यू पे होगा या उस समय के रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा, रीसेल वैल्यू वर्ड यूज नहीं होगा, उस समय के रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा। तो उस ईयर के बाद उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट घट के 25 लाख होने का संभावना है। तो 32 माइनस 25 करके जो 7 लाख का मार्केट वैल्यू का लॉस हो रहा है वो हम लोग रेलिवेंट कॉस्ट में ले रहे हैं। फिर क्या बोला है हम लोग को, जनरल ओवरहेड्स इंक्लूड बोथ स्पेसिफिक एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कमिटेड होता है, उसको नहीं लेते हैं। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अंडरटेकन 4 लाख ऑफ द सेम कैन बी अवॉइडेड। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अंडरटेकन 4 लाख ऑफ द सेम कैन बी अवॉइडेड। तो जनरल ओवरहेड्स का 12 लाख में से 4 लाख कैन बी अवॉइडेड। बोल रहा है 4 लाख अवॉइडेड हो सकता है, तो 4 लाख आपको लेना है। जो अवॉइडेबल कॉस्ट है वही लेना है, कमिटेड को नहीं लेना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं लेना है अपने तरफ से।
फिर बोल रहा है हम लोग के पास एक और प्रोजेक्ट है, अगर हम ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, उससे 10 लाख रुपए का आमदनी होने का बात है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट इज 10 लाख, तो उसको भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल के जोड़ लिया। इन सारे को जोड़ा तो 93 आया। ऑफर प्राइस 100 का है, ऑफर प्राइस 1 करोड़ का है ना, तो ये 100 का है, तो प्रॉफिट आ रहा है 7 का, तो देयरफॉर एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग। तो रेलेवेंट कॉस्ट 93 है। अब चैलेंज किया था क्वेश्चन में, इररेलेवेंट कॉस्ट भी पूछा था, तो व्हाट आर इररेलेवेंट कॉस्ट हियर। तो इररेलेवेंट कॉस्ट एक तो देखो ये 12 लाख दिखा पूरा, अगर आप देखें तो इररेलेवेंट कॉस्ट क्या दिखा हम लोग को, 12 लाख दिखा। दूसरा हम लोग को इररेलेवेंट कॉस्ट क्या दिखा, एक डेप्रिसिएशन पूरा इररेलेवेंट दिखा। और ऐसे हर कॉस्ट में कुछ कुछ इररेलेवेंट हो गया था। जैसे 3 ग्राउंड्स एट 20 lakhs में 2 ग्राउंड्स इररेलेवेंट था, 1 ग्राउंड इररेलेवेंट था। तो ऐसे हर एक आइटम में भी कुछ न कुछ इररेलेवेंसी था, ठीक है। बट ये 2 आइटम फुल्ली इररेलेवेंट हो गया। जैसे सुपरवाइजर सैलरी भी फुल्ली इररेलेवेंट हो गया, सुपरवाइजर सैलरी भी आप देखोगे तो फुल्ली इररेलेवेंट हो गया, है ना, आइडल हो गया था तो नील हो गया। तो ऐसे 12 को तो हटा देते एक बार, 12 को एक बार हटा ही देते हैं। मान लो 12 में से तो कुछ इनडिफरेंस क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलकर प्रॉफिट लॉस बोल के 2 लाख आ ही गया। 5 पूरा इररेलेवेंट हो गया, पूरा हट गया जो हम एक बार वो देख रहे हैं। ये 6 डिप्रिसिएशन एकदम काम नहीं आया, 6 और 5 11, एम आई करेक्ट, 6 और 5 एकदम काम नहीं आया। और अगर आप देखेंगे तो ओवरहेड्स में से कुछ काम आया, स्किल्ड में से कुछ काम आ गया, अनस्किल्ड काम आ गया, अदर्स में से भी कुछ काम आ गया, स्टील काम आ गया, ब्रिक्स टाइम काम आ गया, रजिस्ट्रेशन काम आ गया, ड्राइंग्स एंड डिज़ाइन कुछ भी काम नहीं आया, ठीक है। तो पूरी तरीके से जो हट गया था वो था 7, 5, 12 और 6, 18, ठीक। तो 7, 5, 12 और 6, 18 वो 3 फुल्ली रेलेवेंट कॉस्ट है। और बाकी सब कॉस्ट जो है ना पार्टली रेलेवेंट हुआ, तो उसके बारे में सॉल्यूशन ने बताया नहीं है इंस्टीट्यूट का, तो हम लोग भी एज्यूम करें कि इग्नोर कर देते हैं। ये सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है। अदरवाइज शायद एग्जाम में आप बाकी सब भी जो बीच बीच में इररिलेवेंट है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखने लग जाते, ऐसा हो जाता। पर ठीक है, लेट इट गो, जाने दो। आप अभी समझ गए कि ये 3 ही लिखना है, जो फुल्ली रेलेवेंट है वही लिखना है। पार्टली वाला भी आप एक्स्ट्रा में लिख दिए तो नंबर कटना तो नहीं चाहिए, बट एक्स्ट्रा मिलना नहीं चाहिए। और एक्सेप्टेंस के लिए पार्ट बी, एग्जाम में ना प्रेजेंटेशन पूरा प्रॉपर होना चाहिए। पार्ट बी अलग से लिख के बताएंगे कि ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एडिशनल 7 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया रेलेवेंट कॉस्टिंग का चीज? वेरी गुड। पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ट्रांसफर प्राइसिंग का। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का अगेन डेटा पढ़ो पहले ठीक से, फिर समझो कि क्या पूछा है। तो क्वेश्चन में पहले जो डेटा दिया हुआ था उसको मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। डॉक्सिन लिमिटेड है, उसका 2 डिवीजन है, ए और बी। डॉक्सिन का डिवीजन ए का कैपेसिटी है 2 लाख यूनिट का, और वो एक्सटर्नल मार्केट में 140 बेच लेता है, आइडल है 60,000। ठीक है, जो एक्सटर्नल मार्केट में बेचता है उसका वेरिएबल कॉस्ट है 1 रुपया, फिक्स कॉस्ट अगर हम पर यूनिट कैपेसिटी से डिवाइड करके निकालें, 4 लाख दिया हुआ है तो 2 लाख से डिवाइड करके 2 रुपया आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट आ रहा है 3 रुपया। फिर प्रॉफिट है 25% ऑन एवरेज एसेट्स एम्प्लॉयड बाय इट। एसेट्स है यहाँ पर 6, 2, 8 और 4, 12 का 25% आता है 3 लाख। 3 लाख को अगर हम 2 लाख से डिवाइड करें, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिपेंडेंट है ना, तो हम 2 लाख से अगर डिवाइड करें तो 1.5 रुपया प्रॉफिट पर यूनिट आ रहा है, जो हम लोग को चाहिए अगर हम पूरा 2 लाख को यूटिलाइज कर रहे हैं तो। ठीक है, एक्सटर्नल से ही खाली डिवाइड करके उठा रहे हैं ऐसा नहीं, हम सोच रहे पूरा कैपेसिटी से अगर प्रॉफिट उठाया जाए, पूरा कैपेसिटी से फिक्स कॉस्ट उठाया जाए, तो हम लोगों का पूरा कैपेसिटी के लिए सेलिंग प्राइस एप्ट हो रहा है 4.5। ठीक है, ये हम लोग
इसी सोच से धंधा कर रहे हैं, विच वुड फेच अ रिटर्न ऑफ 25% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय इट। ओके, फिर बोल रहा है यहां पर क्वेश्चन में कि डिवीजन बी एक, उसको 60,000 यूनिट का दरकार है, तो ये 60,000 यूनिट ट्रांसफर हो सकता है। डिवीजन ए इज विलिंग टू सेल टू डिवीजन बी एट अ कंसेशनल प्राइस ऑफ 4, तो बोल रहे हैं हम 4 रुपया में दे देंगे, बट बी इज रेडी टू पे ओनली 2.25। ठीक है, बी बोल रहे हम 2.25 से ज्यादा नहीं देंगे क्योंकि उनको बाजार में उतना पे मिल जाता है, तो दैट्स द मैक्स ट्रांसफर प्राइस, यू कैन से दिस इज द मैक्स ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, अब ए क्या बोल रहा है, मैं अगर बी को नहीं बेचूं और उससे अच्छा मैं 1.40 पे ऑपरेट कर लूं, रेस्ट्रिक्ट कर लूं अपने आप को, तो उससे फायदा क्या होगा, मेरा 80,000 का स्टॉक बच जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर दिख रहा है, तो मैंने 80,000 समझा, और 1,20,000 का प्लांट बच जाएगा एंड अदर एसेट्स बच जाएगा, एंड 40,000 का सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट फिक्स्ड इन नेचर बच जाएगा अगर मैं 1.40 पे ऑपरेट करूं। ठीक, तो क्वेश्चन बोल रहा है एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू आर आस्क्ड टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रपोजल्स ऑफ डिवीजन मैनेजर एंड जस्टिफाई दैट सेलिंग 60,000 टू डिवीजन बी एट 2.25 पर यूनिट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना ठीक से तो समझ में आ रहा है कि जो वर्किंग करना है वो 2.25 का प्राइस को लेके करना है। तो बेसिकली इसका वर्किंग में एक गड़बड़ क्या होता है कि हम लोग 4 रुपये से भी वर्किंग कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, अपना लास्ट तक पढ़ते नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि 2.25 से वर्किंग करना है। कितना से करना है? 2.25 से। तो इफ डिवीजन ए ट्रांसफर्स क्या होगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी निकालो। तो ट्रांसफर प्राइस 2.25 है, वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपया है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.25 आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन 75,000 आएगा 60,000 यूनिट से। एडिशनल फिक्स कॉस्ट खाली रेलिवेंट वाला, जो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है, जो ट्रांसफर के कारण ही लग रहा है, सिर्फ उसकी बात करें तो वो है 40,000 रुपया, जो कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा अलग से लग रहा है। अगर हम ट्रांसफर नहीं करेंगे तो बच जाएगा, इसका मतलब ट्रांसफर करेंगे तो वही 40,000 ही हमारा लग रहा है। तो ये आ रहा है 75,000 माइनस 40,000 करके 35,000 रुपया हमारा नेट इनकम आ रहा है। ठीक है, बट इसके कारण एक और फायदा भी दिख रहा है कि वर्किंग कैपिटल जो था वो भी रिड्यूस हो रहा है 80,000 से, और फिक्स कैपिटल रिड्यूस हो रहा है 1,20,000 से। तो टोटल कैपिटल हम लोगों का 2 लाख से, टोटल कैपिटल रिडक्शन जो हो रहा है 2 लाख से हो रहा है। तो एडिशनल और एक उसका भी फायदा हो गया ना, एडिशनल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 2 लाख से अगर कैपिटल कम हो गया तो 2 लाख इंटू 25% हमको कमाना नहीं पड़ेगा, तो यानी कि 50,000 से और एक इनकम आ जाएगा विच इज रिजल्टिंग इनटू 85,000 का बेनिफिट। ठीक है, विच इज रिजल्टिंग इनटू 85,000 का बेनिफिट। ऑलराइट, तो अगर डिवीजन ए ट्रांसफर करता है, अगर डिवीजन ए ट्रांसफर करता है तो उसके घर में 35,000 का नेट इनकम आ ही रहा है, इजंट इट? उसके घर में 35,000 का नेट इनकम आ ही रहा है। तो अब आप इसको प्रेजेंट कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा और लेंदी है, मेरे राय में मैं इंक्रीमेंटल प्रेजेंटेशन करूंगा। इंक्रीमेंटल प्रेजेंटेशन बोल रहा है कि एक्स्ट्रा फायदा क्या हो रहा है ट्रांसफर के कारण, तो उसके कारण हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर प्राइस 2.25 ले लिया ना, तो ये आपको दिख रहा है कि ए के घर में इतना बच रहा है, बट क्वेश्चन क्या बोला है कि कंपनी को क्या फायदा हो रहा है फ्रॉम कंपनीज व्यू पॉइंट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको बताना है। तो कंपनी के लिए जब इवैल्यूएशन करते थे हम लोग, तो हम लोग ये देखते थे कि डिवीजन ए के घर में खर्चा क्या लग रहा है। डिवीजन ए के घर में खर्चा क्या लग रहा है, वो लग रहा है वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपया विच इज 60,000 यू कैन से, और कंपनी का अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट लग रहा है 40,000। तो ट्रांसफर कराएंगे तो डिवीजन ए के घर में 1 लाख लगेगा, और डिवीजन बी के यहाँ पे सेविंग्स क्या हो रहा है, डिवीजन बी बाजार में वो 2.25 में खरीद सकता है, तो सेविंग्स हो रहा है 2.25 इंटू 60,000। तो ये कितना आता है 2.25 इंटू 60,000 करके आता है 1,35,000। तो कंपनी के घर में धर्माधर्मी दिख रहा है कि 35,000 रुपया बचेगा। धर्माधर्मी एक मारवाड़ी शब्द है जिसमें बोलता है कि हाँ आराम से इजीली बचेगा, उसको बोलते हैं धर्माधर्मी, इजीली बचेगा। तो धर्माधर्मी 35,000 कंपनी का नेट सेविंग्स है।
तो कंपनी के लिए तो ट्रांसफर होना चाहिए। ऊपर से फायदा ये कि कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का प्रेशर भी कम हो गया। तो कंपनी के एंगल से 35,000 का बेनिफिट है एंड दैट शुड बी शोन एज द वर्किंग विच इज एज पर द क्वेश्चन एंड आज टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रपोजल्स ऑफ डिवीजन मैनेजर। तो मुझे लगता है कि कंपैरेटिव स्टडी में क्या दिखाना है मेरे को, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रपोजल्स ऑफ डिवीजन मैनेजर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये दिखा सकता हूँ कि 4 रुपया पे अगर ट्रांसफ़र होता तो ए को कितना बचता और 2.25 में हो रहा है तो ए को कितना बच रहा है। बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक और वर्किंग दिखा सकता हूँ कि 4 रुपया में अगर ट्रांसफ़र होता तो इसकी प्रॉफिट क्या आती वो निकाल लो और 2.25 का मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर एक और बार कर लिया जाए कि 4 रुपया से अगर किया जाए तो क्या आंसर आएगा। तो ट्रांसफर प्राइस यदि 4 रुपया है तो वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपया है तो कंट्रीब्यूशन 3 रुपया है। 3 इंटू 60,000 करेंगे तो 180 आएगा, उसमें फिक्स कॉस्ट 40,000 घट जाएगा तो 140 बचेगा। ओके, तो ऑफकोर्स ए तो चाहेगा कि मेरे ये वाला बचे, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में बोल दिया 2.25 से करके दिखाओ फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, और कंपनी को तो ट्रांसफर प्राइस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। हाउ इज कंपनी बॉदर्ड विद द ट्रांसफर प्राइस। तो कंपनी के लिए 2.25 से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी हम 2.25 से एक और ट्रांसफर अगर दिखा दे तो उससे दिख रहा है कि कम डिवीजन ए को 35,000 का फायदा है प्लस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का भी 50,000 का फायदा है। तो एग्जाम में प्रेजेंटेशन क्या होगा, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्रपोजल्स ऑफ बाय डिवीजन मैनेजर में एक ये वाला प्रेजेंटेशन आप दिखा दोगे, ये पार्ट ए बोलकर कि ट्रांसफर अगर 4 रुपये पे हुआ और ट्रांसफर अगर 2.25 पे हुआ तो क्या होगा, और पार्ट बी में कंपनी के एंगल से दिखाना है 2.25 ट्रांसफर प्राइस लेकर। तो ये होगा कंपनी को ट्रांसफर प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, ट्रांसफर से फर्क पड़ता है। ये आपको पहले भी समझाया है। तो नो इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस ऑन कंपनी। ठीक है, तो ये पार्ट बी में हमने समझ लिया। समझ में आया आपको बात, यस और नो। There can be different ways of presentation guys, all right, so don't worry on presentation, go with the crux, go with the crux। थोड़ा सा मैं नीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आप आराम से बाद में इस नोट्स को रेफर ठीक से कर पाएं। और यहाँ 8 लाख नहीं है 80,000 है, जीरो का कॉमा से समझ में आ रहा है कि हाउ कैन स्टॉक बी मोर देन द प्लांट, उससे समझ में भी आ रहा है। तो पार्ट बी का वर्किंग ये रहा, ये दिखाना है नो इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस, और पार्ट ए का जो वर्किंग है उसमें आपको ये दिखाना है जिसमें ट्रांसफर अगर 4 रुपये पे हुआ और 2.25 पे हुआ तो क्या होगा। आपका इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन इस 50,000 को कंसिडर ही नहीं कर रहा, ठीक है, नॉट शोन बाय ICMI, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ये रहा तो पता नहीं काट दे, ऐसा हो सकता है चेकर लोग का कोई भरोसा नहीं आजकल। खैर आओ नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट इज इट, इट इज 3B। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है टारगेट कॉस्टिंग का, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी है अपना प्रोडक्ट ऑलरेडी वो 1200 रुपया पर यूनिट करके बेचता है। कॉम्पिटिटर बोल रहा है हम प्राइस रिड्यूस करेंगे 20% से, ये बोलता है हम करेंगे 25% से, और 1.5 लाख यूनिट अभी हम लोग बेचते हैं। बोल रहे हैं अगर हम इतना एग्रेसिव प्राइस रिडक्शन करेंगे तो हमारा 2 लाख बिक जाएगा, और हम चाहते हैं कि हमारा 15% टारगेट प्रॉफिट भी आए। और हम लोगों ने इसके हिसाब से पूरा अपना वैल्यू इंजीनियरिंग भी कर लिया, और हमारा कॉस्ट ब्रेकअप ऐसा कुछ सज गया है। एग्जिस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ, टारगेट में क्या करना है हम लोग को पता चल गया है। ओवरहेड्स का भी ब्रेकअप दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टेस्टिंग आवर्स, यूनिट्स रिवर्क के हिसाब से। ये ड्राइवर्स दिए हुए, अमाउंट नहीं है, कितने ऑर्डर्स हैं, कितने टेस्टिंग आवर्स है, कितने यूनिट्स रिवर्क है, उसको भी घटा के क्या करना है वो भी हमने डिसाइड कर लिया है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर एलोकेटेड यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट ड्राइवर्स, अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है विच इज ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड वॉल्यूम पे लगेगा, मतलब 2 लाख यूनिट्स पे लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे डिटरमाइन टारगेट कॉस्ट पर यूनिट एंड आइडेंटिफाई टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रोपोज्ड वॉल्यूम शोइंग ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो टारगेट कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, दैट विल बी टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट।
तो टारगेट प्राइस क्या होगा, व्हाट इज द टारगेट प्राइस? टारगेट प्राइस इज 1200 माइनस 25% विच इज इक्वल टू 900 माइनस टारगेट प्रॉफिट. व्हाट इज टारगेट प्रॉफिट इज 15% ऑफ 900 का 15% विच इज 135. तो डिफरेंस लेंगे तो आपका आ जाएगा टारगेट कॉस्ट. 900 और 135 का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा टारगेट कॉस्ट. टारगेट कॉस्ट इज व्हाट? टारगेट प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू टारगेट कॉस्ट. अब इस टारगेट कॉस्ट से हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई करो टारगेट कॉस्ट फॉर द प्रोपोज्ड वॉल्यूम. ठीक है, तो प्रोपोज्ड वॉल्यूम का टारगेट कॉस्ट क्या होगा? आप इसको ही इंटू 2 लाख कर दोगे तो प्रोपोज वॉल्यूम का आ गया 765 इंटू 2 लाख. ठीक है, 1530 लाख. तो दिस इज योर पार्ट ए. क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के ठीक से ना तोड़ तोड़ के आंसर निकालना पड़ता है. अब पार्ट बी बोल रहे टारगेट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओ. तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट यहाँ पे ये जो टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है ये सबको लेकर प्रॉफिट्स निकालना है. तो इसमें मटेरियल कॉस्ट 400 है, लेबर 60 है, डायरेक्ट मशीनरी कॉस्ट 70 है, तो तीनों मिलके 530. और ओवरहेड्स का जो दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का कॉस्ट पर यूनिट मैं निकालना लगा तो 22,000 इंटू 80 करा 1760 आया. 35 लाख इंटू 2 किया 70 लाख आया. यूनिट्स रीवर्क का 14,400 इंटू 100 किया तो 1440 आया. तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 लाख कर दिया 51 आया. और एक अदर कॉस्ट जो दिया हुआ है R&D और मार्केटिंग का 184 उसको जोड़ा तो नेट कॉस्ट 765 आया. ठीक है, और हमारा ये टोटल कॉस्ट है. हमारा टारगेट प्राइस जो है वो कितना था? 900 था. तो टारगेट प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट आ गया 135. अब ये आपको पर यूनिट पे मैंने दिखा दिया, आपको टोटल में भी कॉलम बना लेना चाहिए, पर यूनिट और टोटल. एग्जाम में आप पर यूनिट और टोटल दोनों दिखाएंगे. ठीक है, जैसे इसका तो टोटल ही आ गया तो पर यूनिट दिखाना है. मतलब ये टोटल ही है भाई 1760, ये 70, ये 1440. ठीक है, ऐसे थोड़ा प्रेजेंटेशन सुधारना पड़ेगा यार. 102 ये पर यूनिट पे आएगा 51. तो पर यूनिट आपको अपने से निकालना है. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 184 पर यूनिट पे, राइट. ये टोटल पर यूनिट पे, टोटल आपको दिखाना होगा. ये 900, ये 135. एग्जाम में ना ढंग से करना है यार, बस जो करना ढंग से करना, समझ में आना चाहिए सामने वाले को. तो ये पार्ट 2 का वर्किंग हो गया. बहुत आसान था ये क्वेश्चन, करेक्ट. बट इसके साथ अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन बोले ना तो ट्रांसफर प्राइसिंग में मिस्टेक होने का चांस था कि आदमी 4 रुपया से कर देता है. मेरे को लगता है कि लास्ट तक पढ़ता नहीं कि 2.25 से करना, हड़बड़ा के पूरा सम बनाने लग जाता है. और करना बस इतना सही था. और वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का इफेक्ट नहीं भी दिखाने से चलेगा. दिखाया तो पता नहीं, बट नहीं भी दिखाने से चलेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने उसको इफेक्ट में नहीं दिया है. हाँ, नेक्स्ट 4A में आ जाओ. दिस इज अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. 4 किसके बारे में? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में. बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वेरी इजी सा क्वेश्चन. इसमें 4 एक्टिविटी दिया हुआ, उसका कॉस्ट है, उसका ड्राइवर है, कैपेसिटी दिया हुआ, तो सब डिवाइड करके रेट आ जाएगा. और फिर उसको एलोकेट करना है 3 प्रोडक्ट्स में, चेकिंग अकाउंट्स, पर्सनल लोन और क्या लिखा हुआ है भाई, कार्ड वीजा. ठीक है, तो ये जैसे ड्राइवर्स है ना, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, टेलीफोन मिनट्स, इसी का ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है. तो एटीएम ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है. एटीएम के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर ट्रांजैक्शन है. फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इशूइंग स्टेटमेंट्स में काम आएगा. फिर टेलीफोन मिनट्स दिया हुआ है जो आपका इसमें काम आएगा. तो आपको करना क्या है? रेट निकालना और रेट से हर प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना है. तो मैंने क्या किया, देखो बहुत सिंपल, एक फॉर्मेट बनाया, एक्टिविटी लिखा नाम, उसका कॉस्ट सारा टोटल यहाँ पे उतार लिया, फिर उसका ड्राइवर का टोटल यहाँ पे उतार लिया, दोनों को डिवाइड मारा, रेट आ गया. और फिर और कॉलम बनाए, 3 प्रोडक्ट है, अकाउंट, पर्सनल लोन और कार्ड वीज़ा.
तो उसमें एटीएम का कॉस्ट को एज पर द एप्लीकेबल रेशियो बांट दिया है। तो एटीएम के लिए नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन लगेगा, ये एटीएम में काम आएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 180, 0 और 20,000। तो 18:2 का रेशियो में इसको बांट दिया। 18:2 मतलब 90,000 और 10,000 बट रहा है, या फिर रेट के हिसाब से भी कर सकते थे। 0.5 इंटू 1,80,000 और 0.5 इंटू 20,000 करेंगे तो 90,000 और 10,000 आएगा। इसी तरह से कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन लगेगा, ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए है। तो इसमें रेट आ गया 0.4 और इधर ब्रेकअप क्या है, 20 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो 0.4 इंटू 20 लाख इज 8 लाख, 0.4 इंटू 2 लाख इज 80,000, 0.4 इंटू 3 लाख इज 1,20,000। फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में इशूइंग स्टेटमेंट्स दिया, उसका रेट है 1.6। तो इशूइंग स्टेटमेंट्स को आपको करना है इस नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पे। तो 1.6 इंटू 3 लाख करा 480, 1.6 इंटू 50,000 करा, और टेलीफोन मिनट्स का भी उसी तरीके से करके टोटल कॉस्ट आया। फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड मारा तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया। तो ये आंसर आपका मैच कर जाएगा। अब क्या ये सब देखने से खाली बात नहीं बनेगा, आपको इसको अच्छे से करना पड़ेगा एक बार, तब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और कर क्या है वो तो बहुत अच्छा सेट होता है। खाली देख रहे हो अभी भी और आगे का नहीं किया हुआ है तो फायदा नहीं है। नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर 1 से एक थ्योरी पूछा गया, वैल्यू एनालिसिस, मेथोडिकल अप्रोच टू शार्पनिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोसेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट समराइज फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस। तो फेजेस ऑफ वैल्यू एनालिसिस ये आपके इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ है। एक पहला फेज होता है ओरिजिनेशन, फिर इंफॉर्मेशन, फिर फंक्शनल एनालिसिस, फिर है इनोवेशन, फिर है evaluation. So these are the phases. Now you have to elaborate it. Just can't write the names. Two lines for each आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 lines for each point. For this you have to study from your institute mat. So सब थ्योरी कभी कभी ये 7 नंबर का डाल दिया। देखो ये क्वेश्चन है ना, 4A इतना अट्रैक्टिव बनाया बट 4B पूरा डिस्करेज कर दिया। तो ऐसे जाल बिछा देता है इंस्टीट्यूट, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा 2 क्वेश्चन में लंका लग गया हम लोग का। तो अगर आप ये रिस्क लेके जाएंगे कि ये चैप्टर हम करेंगे नहीं, उसका क्वेश्चन निकालेंगे, तो जो आता होगा उसको कैसे कंफ्यूज कर देगा ना, फंस जाएंगे आप। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, डॉटसन लिमिटेड हैज अ मैन्युफैक्चरिंग डिविजन विच makes product to which the following details relate। तो ये किसका है, ये मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। इसमें रेलेवेंट फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 1 लाख पर मंथ एंड प्लान्ड आउटपुट इज 2000 यूनिट्स पर मंथ, सेलिंग प्राइस इज 550 और एक्चुअल डिटेल्स आउटपुट का 1800 है और बाकी मटेरियल का 8,500 kg, लेबर का 20,000 घंटा, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉफिट, सेल्स वैल्यू दिया तो मैंने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। एनालाइज द वेरिएंस व्हिच ऑकर्ड एंड रिकॉन्साइल द एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट शोइंग द कॉजेस ऑफ डिफरेंस। तो इसमें ना क्या है, हम लोग नॉर्मली एनालाइज द वेरिएंस अलग से नहीं करते, दोनों कंबाइन कर लेते हैं, सीधा रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं और काम करते हैं। इसमें बच्चों का बहुत बार सवाल आता है कि एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट बोला तो शुरू कहाँ से करें। तो नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर यू, ठीक है। नॉर्मली वर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब भी वही होता है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट मतलब भी यही होता है। हम लोग जब रिकॉन्सिलेशन करते हैं तो बजटेड प्रॉफिट वर्सेस एक्चुअल प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग आपको दे देते हैं। बजटेड प्रॉफिट से शुरू करते हैं तो अपने ऐड करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, फिर अपने ऐड करते हैं सेल्स प्राइस वेरिएंस विच इज इक्वल टू प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस, फिर अपने ऐड करते हैं सारे कॉस्ट वेरिएंस, तो एक्चुअल प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मेट है। अब अगर आप इन दोनों में इसको एडजस्ट करते हो तो जो ये रिजल्ट आता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एओ। तो इंस्टीट्यूट का जो डिमांड है वर्किंग का वो कह रहा है कि आप स्टैंडर्ड प्रॉफिट को रिकॉन्साइल करो, तो हिसाब से यहाँ तक ही शो करना है, मतलब सेल प्राइस डालना है, कॉस्ट वेरिएंसेस सारे डालने हैं डिटेल्स में और एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है, ठीक है। ये डिमांड है, ओके। बट अगर आपने बजटेड प्रॉफिट से भी किया तो रिकॉन्सिलेशन में फर्क नहीं पड़ता है, आंसर
वैलिड एंड करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन याद रख सकते हो आप, बस खाली एडजस्टमेंट की प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस एडजस्ट करके स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर आता है, फिर सेल्स प्राइस वेरिएंस, फिर कॉस्ट वेरिएंस आएगा। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया पूरा, आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं, आपको अपने से अटेम्प्ट करके ट्रैक चेक करना चाहिए। कॉस्ट कार्ड बनाया पहले, सारा वेरिएबल कॉस्ट का, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड फॉर्मेट आपको मालूम है। फिर फिक्स्ड ओवरहेड का बनाया, बजट एक्चुअल, उसमें वर्किंग आवर्स भी डाल दिया। फिर प्रॉफिट कार्ड बनाया जो बजटेड और एक्चुअल को लेके होता है, बट प्रॉफिट कार्ड में आप जो कॉस्ट लेते हो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट ही दोनों में लेते हो। यहाँ पे सेलिंग प्राइस बजट वाला लिया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक्चुअल वाला लिया, बट कॉस्ट जो है दोनों में सेम रखा जाता है प्रॉफिट कार्ड में, 510 ही। ठीक है, तो प्रॉफिट पर यूनिट आ गया, उसको दोनों में बैठाया, प्रॉफिट कार्ड बन गया। और वेरिएंस एंड रिकॉन्सिलेशन एक ही स्टेटमेंट में डाल दिया। बजट प्रॉफिट से मैंने स्टार्ट किया, आप अगर स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर एओ से भी स्टार्ट करें तो कोई गलत नहीं है। और सारे वेरिएंस ऐसे फॉर्मूला वाइज यहाँ पे लिख दिए, सेल्स प्राइस, प्रॉफिट वॉल्यूम, फिर आपका आ गया मटेरियल का प्राइस, यूसेज, लेबर का रेट, लेबर का एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, और रिजल्ट है एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट है। हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट 6 से तो असाइनमेंट का बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, और इसका इंटरेस्टिंग बात है कि जो सजेस्टेड आंसर है उसमें पूरा सॉल्व करके दिया हुआ है। तो एक ही क्वेश्चन मुझे दिखा कि पूरा भयानक तरीके से सॉल्व कर दिया है, और वो है असाइनमेंट। और ये आप लोग इंटर से करते हुए आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अरे मेरे पास बच्चों का कुछ समस्या आ रहा है, क्वेरी, अजीब सा क्वेरी कि सर ट्रांसपोर्टेशन से अभी तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आया तो उसको छोड़ दे गया। अरे गजब बात करते हो यार। एक तो ऑब्जेक्टिव आया, वैसे मेन क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि न्यू सिलेबस का पेपर ही अभी कितना हुआ है, तो नहीं आया मतलब आगे भी नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्विस्ट ही नहीं है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, एकदम असाइनमेंट का हंगेरियन रूल नॉर्मली लगा के सॉल्व करना है। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस, और सिंस पूरा सॉल्व किया हुआ है। 6B सिमुलेशन का क्वेश्चन है, और वो भी 2 स्टेप में सॉल्व होता है। एक आप प्रोबेबिलिटी से रैंडम इंटरवल बनाते हो और फिर सिमुलेशन वर्कशीट बनाते हो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है, ऑलरेडी सॉल्व है, तो मैं इसमें नहीं बता रहा हूं कुछ, बट फिर भी मैंने अपने तसल्ली के लिए सॉल्व किया था टू चेक वेदर इंस्टीट्यूट हैज डन इट परफेक्टली और नॉट। तो मैच हो रहा है, तो मेरा सॉल्व किया हुआ भी यहाँ पे है। और आपको पहले स्टेप 1 में क्या करना है, 2 टेबल दिया हुआ है, तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इनटू 100 से रैंडम इंटरवल इधर निकालना है, फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से रैंडम इंटरवल इधर भी निकालना है, फिर रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं आपको दोनों का, तो इस रैंडम नंबर्स को इस रैंडम इंटरवल में चेक करके हम लोग इस तरह का सिमुलेशन वर्कशीट बनाएंगे। इसमें बोल रहा है एक फ्लो होता है सम्स करने का, जो आपको अच्छे से सिखाया हुआ। जस्ट वो फ्लो एक बार वापस बता दूं कि अराइवल और सर्विस टाइम का जब क्वेश्चन होता है तो आपको एक फ्लो दिमाग में बैठाना होता है। जैसे यहाँ पे ऑफिस आइडल रहा, फिर कस्टमर आया, फिर सर्विस, कस्टमर आते ही वेट क्लिक करेगा, फिर सर्विस स्टार्ट होगा, फिर सर्विस एंड होगा। अगर आपको ये 5 कॉलम याद रह जाते हैं तो आप सम्स 80% करने का चांस करेक्ट कर लेते हैं। ऑफिस आइडल था, कस्टमर अराइव किया, कस्टमर आया, अराइव किया, आते ही सर्विस लेगा, ऐसा नहीं है, वेट करेगा, सर्विस स्टार्ट होगा, सर्विस एंड होगा। और यहाँ पे ऑफिस स्टार्ट हो रहा है 10 बजे, ऐसा क्वेश्चन में नीचे में लिख दिया है यहाँ पे 10 बजे। तो 10 बजे से हम लोग चालू हो गए, पहला कस्टमर 1 मिनट बाद आया, तो 1 मिनट ऑफिस आइडल था, 10:01 से चालू हुआ, और सर्विस टाइम फिर 14 मिनट लगेगा। तो 10:01 पे ही, सिंस और कोई कस्टमर वेट था नहीं सिस्टम में, तो 10:01 पे सर्विस स्टार्ट हो गई, 14 मिनट की सर्विस हुई, तो 10:15 पे सर्विस खत्म। दूसरा कस्टमर आया 8 मिनट बाद, तो 10:09 पे आया वो। सिंस हम लोग पहले में अभी बिजी हैं, 10:09 में देखो, ऊपर में देखो हम लोग बिजी हैं, 10:15 तक वो लगे चलेगा, तो 6 मिनट ये वेट करेगा, फिर 10:15 से ये स्टार्ट होगा और 10:29 पे खत्म, फिर ये 10:15 से स्टार्ट होगा और 14 मिनट के बाद 10:29 पे खत्म। फिर नेक्स्ट वाला 8 मिनट बाद आ गया, तो 9 से 8:17 पे आ गया, तो उन 17 पे हम लोग फिर बिजी हैं, तो 12 मिनट वेट करेगा। अगर ऊपर में बिजी हैं तो ये वेट करेगा। एंड इस फ्लो में आप इसको खुद से करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं, आप खाली देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा।
फिर क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम ऑफिस बिंग आइडल। प्रोबेबिलिटी पे ध्यान नहीं जाता है। प्रोबेबिलिटी मतलब है आइडल टाइम जो भी आया ऑफिस का वो है 16 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम द सिस्टम वाज ऑपरेटिंग। तो सिस्टम 10 बजे खुला था और 12:02 तक चला है, तो 62 मिनट 122 मिनट्स हो गया 10 AM to 12:02। तो 16 मिनट्स आउट ऑफ 122, ठीक है, वो आइडल था, तो परसेंट में निकालना था। ये एक नया चीज है, इसको ध्यान रखना। ऐसे इसका सम्स अपना किया हुआ है अगर आप प्रैक्टिस करके आए तो इस तरह से 6 नंबर भी हो गया। 7 नंबर में आओ, ये पर्ट सीपीएम का क्वेश्चन है, अपडेटिंग द नेटवर्क डायग्राम। बच्चे क्या हल्के में लेते हैं अपडेटिंग को, और अपडेटिंग पे अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें ना एक लूप होल है, वो दिखाऊंगा, एक मिस्टेक है मुझे ऐसा लगता है, समझो इसको। पहले एक एक्टिविटी और ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एन इंजीनियरिंग फर्म इज टेंडरिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ स्टील फैब्रिकेशन विथ टारगेट ड्यूरेशन ऑफ 46 डेज। देखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टारगेट ड्यूरेशन लेके चल रहे 46 डेज का, और फिर एक एक्टिविटी और ड्यूरेशन लेकर हम लोग प्लानिंग किए। तो इस सारा एक्टिविटी ड्यूरेशन को लिखकर जब आगे बढ़ गए तो बाद में 15 दिन के बाद क्या हुआ, 15 दिन के बाद आग लग गई, और जो वर्क इन प्रोग्रेस था इन 3 टास्क में वो तबाह हो गया। उसके बाद कोई कंप्लीटेड टास्क पे कोई अड़चन नहीं आया, और जो बचा हुआ एक टास्क था 5-6 उसके लिए टाइम बढ़ गया। The project manager feels that due to fire there will be variability in task times and has made some uncertainty estimates which are shown as task standard deviation in days। कुछ SDs निकाले गए, वो ऐसे निकाले गए। बोल रहा है prepare a PERT network as originally envisaged। अभी PERT network क्यों बोल रहे हैं, हम तो CPM लिखा था क्योंकि हम लोग अपडेटिंग CPM में ही सीखे थे। अब यहाँ पे सिंस वेरिएंस डाल दिया तो PERT हो गया, ठीक है। अब ये पहली बार कर रहा होगा इसलिए इसको पर्ट बोल रहे हैं, नहीं तो सीपीएम बोल देता। तो पहला क्या बोला है, ओरिजिनल पर्ट नेटवर्क बताओ। तो ओरिजिनल डेटा जो दिया हुआ है इसको लेके एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है, जो मैंने यहाँ बनाया, उसका ईएल भी निकाला, ठीक है, और उसका क्रिटिकल पाथ भी पता कर लिया, उसका ईएल भी निकाल लिया, उसका क्रिटिकल पाथ भी पता कर लिया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी पता कर लिया जो आ रहा है 37। तो पार्ट ए में बोला था प्रिपेयर पर्ट नेटवर्क, फिर बोल रहा है पार्ट बी में असेस द न्यू एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ थ्रू द रिमेनिंग एक्टिविटीज आफ्टर द फायर। तो फायर के बाद रिमेनिंग एक्टिविटीज से क्रिटिकल पाथ बताना है और नया प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बताना है। तो ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज होता है कि आफ्टर 15 डेज क्या हुआ है वो समझो। तो मैंने अपने एक्टिविटीज को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ चालू ही नहीं हुए हैं, ठीक है, 3 पार्ट में। और कंप्लीट हो गए वो कैसे पता किया, यहाँ पे जो ई और एल निकाला हुआ है ऊपर में ओरिजिनल वाले में, तो 15 दिन बीत जाने पर अज्यूम करते कि सारी एक्टिविटी ई पे ही स्टार्ट हो गई थी अपने, तो 15 दिन तक कौन कौन सा काम हो गया होगा। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे कि 0 पे स्टार्ट हुआ तो 10 दिन का काम है तो ये हो गया होगा, 1-2 हो गया। 0 पे स्टार्ट हुआ अगर 1-4 में 10 दिन का काम है तो ये भी हो गया, 15 दिन बीत चुका है ना। फिर 0 पे स्टार्ट हुआ और 12 दिन का काम है तो ये भी हो गया। और फिर देखो 10 पे स्टार्ट हुआ, 9 दिन का काम है तो 19 तक चलने का बात है, अभी तो 15 ही हुआ है, तो 2-4 इन प्रोग्रेस है। फिर देखो 2-5 भी 10 पे स्टार्ट हो गया था और 13 दिन का काम है तो 23 तक चलने का बात है, अभी हम 15 पे खड़े हैं तो 2-5 भी इन प्रोग्रेस है। फिर आप देखोगे 4 वाला स्टार्ट नहीं हुआ, 4-6 स्टार्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि वो 10-9-19 के बाद यहाँ पे ई जो है ना 19 है, तो वो भी 19 आया नहीं है तो खत्म नहीं हुआ। फिर ये 3-6 वाला स्टार्ट हो गया, 3-6 में E12 दिया हुआ है और 17 दिन का काम है तो 3 दिन बाद ये खत्म होने का बात था, तो ये भी चालू है, 3-6 भी चालू है। और जिसका अभी देखो 3-6 चालू है, ठीक है, 3-6 चालू है, अगर आप ध्यान से देंगे तो 2-5 भी चालू है क्योंकि 10 के बाद ही स्टार्ट हो गया होगा, और 2-4 भी चालू है, बट 4-6 स्टार्ट नहीं हुआ, 5-6 स्टार्ट नहीं हुआ, तो 4-6 और 5-6 स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये मैंने एक स्टेटस निकाल दिया। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि 15 दिन के बाद हमने ये देखा कि जो कंप्लीटेड टास्क है वो एज इट इज है, बट 5-6 का दिन बढ़ गया
और जो यहाँ पे एक लाइन लिखा है, अ फायर ऑकर्ड विच डिस्ट्रॉयज ऑल WIP ऑन टास्क 2, 4, 2, 5 एंड 3, 6। एक ऐसा फायर हुआ जो 2, 4, 2, 5 और 3, 6 का जो किया हुआ काम था वो बिगाड़ दिया, तो उसको फिर से करना पड़ेगा। ये इस सम का एक लाइन का ट्रिक था, जो पहले हम लोग इस तरह का लैंग्वेज को डील नहीं किए। ठीक है, अब एग्जाम में अपना दिमाग थोड़ा बहुत तो यूज करने आएगा ही भैया। आइडियली तो पूरा एग्जाम ही वैसा होना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट थोड़ा थोड़ा वैसा देता है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, ऐसे लिखा, देखो 2, 4 15 दिन पे खड़े हैं, तो 2, 4 का अर्ली स्टार्ट टाइम क्या है 10, ई है 10, तो 5 दिन का काम बाकी है 2, 4 का, ऑलरेडी डन इज 5। ठीक है, सॉरी 5 दिन का काम हो चुका है। अब 2, 4 का ड्यूरेशन कितना है 9, 2, 4 का ड्यूरेशन कितना है 9, 9 में से 5 हो गया तो बचा कितना है 4, 9 में से 5 हो गया तो बचा कितना है 4, 9 में से 5 हो गया तो बचा कितना है 4। समझ में आया, 9 में से 5 हो गया तो बचा कितना है 4, बट ये 4 पूरा बाकी है और जो 5 है वो लॉस्ट हो गया, जो किया हुआ था वो काम बिगड़ गया, तो फिर से करना पड़ेगा। तो सारा काम फिर से करना है, नया ड्यूरेशन अब हो गया वापस से 9, 15 दिन के बाद फिर 9 दिन काम करना है। 2, 5 में भी वैसे ही वर्किंग किया, 2, 5 में क्या हो गया, 2, 5 में 10 का 13 दिन का काम था, 10 दिन पे चालू हुआ तो 5 हो गया, और बाकी कितना 8 बाकी है, 5 हो गया 8 बाकी है, 5 हो गया 8 बाकी है, और 5 पूरा डिस्ट्रॉय हो गया तो 13 पूरा बाकी है, ऑल न्यू। ऐसी 3, 6 में ऑल न्यू 17, 4, 6 का स्टार्ट ही नहीं हुआ था तो इसलिए वो पूरा एज इट इज 12, और 5, 6 का रिवाइज होके 20 हो गया। तो ये एक बार लिख लेने से कि नया स्टेटस क्या बन रहा है, समझ इजी हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन बोला कि आप जो बची हुई एक्टिविटीज है उससे क्रिटिकल पाथ बनाएं। तो बची हुई एक्टिविटीज को लेकर नेटवर्क डायग्राम बनाने में दिक्कत होता है, कंसेप्ट हिल जाता है। तो मैंने क्या किया, नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए पहला जो कंप्लीटेड है उसको भी लिया और बाकी सबको फ्लो में लेकर वैसा ही सेम नेटवर्क डायग्राम कॉपी कर दिया। नया कुछ एक्टिविटी तो ऐड हुआ नहीं है, जो कंप्लीट हो गया उसको ऐसे मार्क कर लिया। और अब जहां पे E = 10 था, इस 3 एक्टिविटी पे अगर आप ध्यान देंगे, इस 3 पे E = 10 को E = 15 पकड़ लिया कि 2, 5, 2, 4 ये रीस्टार्ट होगा, 2, 5, 2, 4 रीस्टार्ट होगा, 15 दिन पे के बाद फिर से स्टार्ट होगा, तो E = 15 पकड़ लिया। और 3 पे 3, 6 पे भी रीस्टार्ट होगा। देखो 2, 4, 2, 5 और 3, 6 चीज को समझने का कोशिश करना। 2, 4, 2, 5 और 3, 6, तो 2, 4, 2, 5 मतलब हमको 4 से कुछ अलग से नहीं सोचना है, 2 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 2, 4 और 2, 5 ये दोनों को हैंडल कर लिया। तो E = 15 यहाँ पे लिया और 3, 6 पे E = 15 लेकर हम वापस EL निकाल दिए बचा हुआ का, जो कंप्लीट हो गया उसको छोड़ दिए। तो फिर हमारा EL से आया 48 और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिवाइज होके चला गया 48 पर, जबकि टारगेट लिया हुआ था 46 पर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहां से कहां पहुंच गया, 48 पे पहुंच गया। और उस 48 के लिए अगर आप क्रिटिकल पाथ देखोगे तो क्या है, क्रिटिकल पाथ अगर आप देखोगे जहां EL इक्वल है तो वो है 2, 5 और 5, 6। तो नया क्रिटिकल पाथ क्वेश्चन में पूछा था वो है 2, 5, 6, नया ड्यूरेशन पूछा था वो है 48। समझ में आया? अभी आपको देख के कितना आसान लग रहा होगा, बट इसको खटके करेंगे तब समझ में आएगा। इसी सम को अभी दोबारा करिए फिर फंस जाएंगे। अब बोलेंगे इसलिए हम छोड़ देते हैं, अब टाइम का है, बस फिर बुलाइए जून के बाद दिसंबर, चॉइस इज योर्स। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग कंप्लीटेड ऑन टाइम आफ्टर द फायर। अब ये कंप्लीटेड ऑन टाइम का मतलब क्या है, ये ध्यान नहीं पड़ता है। कंप्लीटेड ऑन टाइम मतलब वो ओरिजिनल में 46 डेज बोला था उसके ऊपर काम करना है, तो ये 46 डेज के लिए बात कर रहा है। उसके लिए एरिया का वैल्यू दे दिया z का, तो 46 डेज में खत्म करने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको याद है स्टेप्स x, z और फिर एरिया देखना है। तो x है आपको लेस 46, x को z में कन्वर्ट करना है, उसके लिए होता है जो डिजायर्ड टाइम है माइनस टाइम ऑफ क्रिटिकल पाथ बाय SD ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ अभी हो गया 48 और SD ऑफ क्रिटिकल पाथ अलग से निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल पाथ में आप लेंगे, ट्विस्ट ये है कि सिर्फ जो बचा हुआ है वो 2, 5, 6, नॉट 1, 2, 5, 6। 1, 2 का वैसे SD दिया हुआ भी नहीं है, ये एक बचाव है कि दिया हुआ भी नहीं है।
बट आपको क्लिक करना चाहिए कि 256 का ही लेना है। यहाँ पे 1256 सोचोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो एस डी ऑफ क्रिटिकल पाथ कैसे आता है? इट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ सम ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो 25 और 56 का एस डी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको उसको वेरिएंस में ले जाना पड़ेगा स्क्वायर करके। 1.33 स्क्वायर 0.47 स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर किया और फिर इसका रूट किया तो आंसर आया 1.41। स्क्वायर करके हमने रूट किया 1.33 स्क्वायर 0.47 स्क्वायर, स्क्वायर करके रूट किया तो आंसर आया 0.41। तो दिस इज द एस डी ऑफ क्रिटिकल पाथ, दिस इज द एस डी ऑफ क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो अभी एस डी ऑफ क्रिटिकल पाथ को यहां बैठाया तो z का वैल्यू आया -1.42 और आपको क्वेश्चन में 0 और 1.42 माइनस का एरिया दिया हुआ है 0.4222। तो डायग्राम बना के दिखा कि हम लोग को इन ऑन टाइम खत्म करना है, मतलब विद इन 46 में खत्म करना है। तो z का वैल्यू -1.42 है। ठीक है, z का वैल्यू लेस देन -1.42 है। तो लेस देन -1.42 मतलब ये एरिया चाहिए। ये एरिया कैसे आएगा? टोटल एरिया होता है 0.5 और यहां से यहां तक का एरिया क्वेश्चन में गिवन है z 0 से -1.42 का। तो 0.5 माइनस ये एरिया करेंगे तो आंसर आ रहा है 8% अप्रॉक्स। तो क्वेश्चन में विडंबना क्या है? क्रिटिकल चीज क्या है? प्रिंटिंग एरर कुछ नहीं है, क्रिटिकल चीज है। प्रिंटिंग एरर वर्ड निकल गया था। क्रिटिकल चीज ये है कि 46 डेज का एक टारगेट पे खत्म करना है, जो हम लोग क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं जब तक हम यहां तक पहुंचते हैं। ऑन टाइम मतलब 46 डेज। नॉर्मली अपने ऐसा क्वेश्चन किए हैं ऑन टाइम वाला, तो अपने ऑन टाइम मतलब फिर क्रिटिकल पाथ को ही लेके ऑन टाइम निकालने लग जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट ये देखो लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है। इसमें इजी क्वेश्चन है बट फिर भी मैं आपको करा हुआ दिखाऊंगा। इसमें क्या बोल रहा है? 1 to 90% लर्निंग कर्व है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस 20% पे हम लोग सेल करते हैं। फर्स्ट बोट का डिटेल्स दिया हुआ है, उसका लेबर टाइम 1000 घंटा है। ऑर्डर 2 बोट का मिलता है मिनिमम। एवरेज प्राइस पर बोट निकालना है। ऑर्डर इज फॉर 4 बोट्स एंड 8 बोट्स। तो 4 और 8 का है तो 1 to 4 8 डबल करके आ गया। तो 1 to 4 8 से एवरेज टाइम पर 90% से कम करते गए। 4 और 8 का 4 में 810 ले लिया टाइम और 8 में 729 ले लिया और उसके हिसाब से सारा जो कॉस्ट है उसको जोड़कर मार्कअप डाल के प्राइस निकाल दिया। ट्विस्ट क्या है क्वेश्चन में? सेकंड पार्ट में बोल रहा है सेपरेट प्राइस फॉर थर्ड एंड फोर्थ बोट। अभी थर्ड एंड फोर्थ बोट को अगर इंटरप्रेट करें तो 2 तरीका से सम बनता है। एक सम बनता है थर्ड बोट और फोर्थ बोट के लिए 2 अलग अलग निकालना है। तो ऐसे 1 2 3 4 जैसे हम लोग के पास 1 का आंसर है, 2 का आंसर है, 4 का आंसर है, 3 का आंसर नहीं है। तो इससे जो आंसर आता है ये एवरेज टाइम पर यूनिट आता है। ठीक है, इससे जो आंसर आता है वो आता है एवरेज टाइम पर यूनिट। इससे जो आंसर आता है वो आता है एवरेज टाइम पर यूनिट एंड इट इज द एवरेज टाइम फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, फर्स्ट टू सेकेंड, फर्स्ट टू फोर्थ। बट थर्ड और फोर्थ मतलब हो गया कि आपका ऑल 3 का नहीं, खाली थर्ड का, खाली फोर्थ का। तो अगर हम ऐसे लिटरली समझे कि खाली थर्ड का और खाली फोर्थ का आपको करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड बोट का टाइम होगा टोटल ऑफ फर्स्ट 3 माइनस टोटल ऑफ फर्स्ट 2। फोर्थ बोट का क्या होगा? टोटल ऑफ फर्स्ट 4 माइनस टोटल ऑफ फर्स्ट 3। ऐसे मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो टोटल ऑफ फर्स्ट 4 होगा 810 इंटू 4। कहाँ से आया 810? 810 यहाँ से आया इंटू 4। ठीक है, टोटल ऑफ फर्स्ट 3 कैसे आएगा? तो उसके लिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 चाहिए जो लर्निंग का इक्वेशन से आया। इक्वेशन के लिए कोई वैल्यूज दिया हुआ नहीं है। तो मैंने आपको बोला हुआ था 80% लर्निंग कर्व का इंडेक्स याद रखा करो -0.3219 और 90% का याद रखा करो विच इज -0.1518। तो अगर आप ये याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो उसको याद रखा हुआ था तो उसको सॉल्व कर लिया, फिर डर्टी पावर वाला स्टेप्स लगाया तो आंसर आ गया एवरेज टाइम पर यूनिट ऑफ फर्स्ट 3। बट इसको नहीं लेना है, इससे सम नहीं करना है, इसको लेकर टोटल ऑफ फर्स्ट 3 निकालना है। फिर थर्ड, टोटल ऑफ फर्स्ट 3 और टोटल ऑफ फर्स्ट 4 का डिफरेंस से फोर्थ का टाइम आया। फिर टोटल ऑफ फर्स्ट 3 एंड टोटल ऑफ फर्स्ट 2 से थर्ड का टाइम आया। फिर इन दोनों से मैंने आंसर निकाला। फिर मैं क्या देखा, जा आंसर तो मैच ही नहीं किया, इंस्टीट्यूट तो ऐसे दिया ही नहीं है। फिर मैं देखा यार क्या बोलना चाह रहा है भाई,
तो इंस्टीट्यूट बोलना चाह रहा है, सिंस इन्होंने वैल्यूज नहीं दिया, ये 0.1518 वगैरह या लॉग एंटी लॉग नहीं दिया, तो बोल रहा है आप वैसे मत करो, इसलिए मैंने लिखा है माई सोल्यूशन। इंस्टीट्यूट सोल्यूशन बोल रहा है थर्ड एंड फोर्थ बोट, तो मेरे लगा अच्छा थर्ड एंड फोर्थ मतलब ये दोनों का डिफरेंस को वो थर्ड एंड फोर्थ बोल रहा है एक साथ, मतलब थर्ड का अलग फोर्थ का अलग नहीं चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ का कंबाइंड चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, टोटल ऑफ 4 माइनस टोटल ऑफ 2, तो टोटल ऑफ 4 माइनस टोटल ऑफ 2 करके देखा तो आंसर मैच कर गया। तो टोटल ऑफ फर्स्ट 4 आ रहा है दिस, टोटल ऑफ फर्स्ट 2 आ रहा है दिस, तो टाइम पर यूनिट एवरेज कर लिया 1440 दो बोट का टाइम है थर्ड एंड फोर्थ का, तो पर यूनिट का 720, तो उससे जब वर्किंग किया तो आंसर मैच कर गया। तो मतलब थर्ड एंड फोर्थ बोट मतलब बोलना चाह रहे लोग सेकेंड और फोर्थ का जो डिफरेंस है उसको। बट ध्यान रखें आप इसमें खाली थर्ड का खाली फोर्थ का जो आंसर ले लेते हो वो रॉन्ग करते हो, इसका मतलब आपका फिर लर्निंग कर्व का कंसेप्ट सेट नहीं है। ऑडिट हो जाएगा। लास्ट 8A जो है मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी सा है, SPM में भी आता है, ये मैक्सिमा का क्वेश्चन है। कैलकुलस जिसको आता है वही कर सकता है, अभी भी बच्चे कैलकुलस से परहेज कर रहे हैं तो वो तो इसको C कैटेगरी में डाल के हटा ही देंगे, वो तो उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, बाकियों में फिर वो जैसे तैसे एडजस्ट करके निकाल लेंगे अपना काम, ठीक है। तो वैसे कैलकुलस छोड़ा जा सकता है, उतना बड़ा चीज़ नहीं है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बट आया जो क्वेश्चन इतना इजी आया कि शॉर्ट कोई मार्क्स उठेगा ही उठेगा किसी का भी, ठीक है। तो 8A में वो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि क्या बोले आपको, क्वेश्चन में x इक्वल टू 1500 माइनस 75p दिया हुआ, तो उससे प्राइस इक्वेशन निकाला और p इक्वल टू वैल्यू निकाल लिया, फिर TR निकाला, पी क्यू करके होता है वो, p इंटू क्यू, यानी q मतलब यहाँ पे x होता है, तो दिस इंटू x करके TR आ गया, TC क्वेश्चन में गिवन है। और फिर बोल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ पे होगा वो सब का वर्किंग करो, तो हमने MR निकाल लिया विच इज डेरिवेटिव ऑफ TR विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर MC निकाला विच इज डेरिवेटिव ऑफ TC विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर MR और MC को इक्वेट किया, तो हम लोगों का x का वैल्यू आ गया, और उस x का वैल्यू का ही पार्ट 1 में आंसर बताना था, सेकेंड पार्ट में उस x का वैल्यू को प्राइस इक्वेशन में पुट करके प्राइस निकालना था, थर्ड पार्ट में उस x का वैल्यू से प्रॉफिट निकालना था विच इज इक्वल टू TR माइनस TC, तो TR माइनस TC को लेकर x का वैल्यू पुट किया तो आंसर आ गया। बहुत ईजी था एकदम, शॉर्ट 7 में 7 नंबर उठेगा। और ये वाला तो इंटर का आपका जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन आप लोग पढ़े हो फोरकास्टिंग चैप्टर में, वही चीज़ आ गया, वो भी OM का ही चीज़ है, जिसमें 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे 5 ऑब्जर्वेशन दिया हो, तो ओरिजिन हो जाएगा आपका ये 2018। स्केल ऐसे 2-2 साल का गैप है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये था कि यहाँ पे सिंस मैंने देखा कि यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वैल्यू निकालना है, वो तो समझ में आ गया कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स का करना है यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, वो सब क्लियर हो रहा है। बट x जो बड़ा होता है वो होता है छोटा x माइनस ओरिजिन बाय स्केल, तो ओरिजिन होता है मिडल ईयर, तो वो तो मिल गया 2018। अब स्केल क्या होगा, तो यहाँ फंस रहे थे। तो स्केल नॉर्मली हम लोग का 1 ईयर लेने का हैबिट होता है, बट यहाँ 2-2 साल का गैप है, तो आप 2 साल भी ले सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे 2019 और 25 ऑड नंबर्स का वर्किंग पूछ लिया ना, तो 2-2 साल का गैप लेने से तो हम 22-24 ऐसे पहुंच रहे हैं, तो स्केल फिर मैं 1 साल ही रहने दिया। अच्छा, एक सम ऐसे OM में कई बार आया है, इंस्टीट्यूट का CMA इंटर OM में अभी हाल में 2-3 बार आ गया। उसमें क्या करता है 2014 फिर 17 फिर 22 फिर 25 ऐसे है ना, 22 फिर 21 फिर 27 ऐसे बहुत अनइवन वे में गैप्स दे दिया, बट दिया 5 ऑब्जर्वेशन ही है, तो हम लोग फंस जाते हैं कि मिडिल ईयर कौन सा लें। तो सिंस यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस ऑड है, तो मिडिल ईयर 2022 लेके ही सम बनाना है। अगर ऐसा कभी आ जाए, तो इंटर OM में ऐसा आ चुका है, तो आपके जूनियर सवाल पूछते होंगे इधर उधर, तो थोड़ा गाइड कर दीजिएगा कि भाई साहब बीच वाला जो ईयर है ना, उसी को लेकर ओरिजिन बनाना है, ठीक है। ये गैप से गुमराह नहीं होना है, तो गैप चाहे जो भी हो, हम लोग को स्केल 1 ईयर लेके सम बनाना चाहिए। तो स्केल 1 ले लो, ओरिजिन मिडल ईयर ले लो, और फिर अपना नॉर्मल तरीका से सम सॉल्व करो, AB का वैल्यू आ जाएगा। और 19 एंड 25 बोला, 19 से 25 नहीं बोला, ये सब एंड वर्ड पे भी ध्यान नहीं जाता है, तो 19 और 25 का आंसर आपको क्या निकालना है वो आपको बता दिया गया। ठीक हो गया, बधाई हो, थैंक यू सो मच, है ना।
अगर आपने इसका पूरा फ़ायदा उठाया तो एक फ़ीस देना पड़ेगा आपको। फीस ये है कि रेफ़र योर फ्रेंड्स टू फॉलो मी, टू स्टडी फ्रॉम मी, ठीक है, ये फीस देना है, टू स्टडी फ्रॉम SGC। मेरे से नहीं, SGC से कुछ भी पढ़ ले तो भी चलेगा। इतना जरूर भला करना, अगर कर सको, यहाँ तक पहुँचे हो तो कुछ तो फ़ायदा लूटा ही होगा। और एक बार हो सके तो प्लीज़ ये सारा को वापस पेपर पेन में करके देखो, खाली गो थ्रू करने से नहीं होगा। और आप लोग एक चीज़ बड़ा भूल करते हो, MCQ प्रैक्टिस नहीं करते हो, हल्के से में लेते हो। पास्ट का 10 साल का सारा MCQ ले लो, इसको सॉल्व करो, 10 घंटा लगेगा। 1 घंटा का एक MCQ है एक पेपर का, तो 10 साल का है तो मतलब 10 पेपर, 10 साल मतलब 10 पेपर ले लो, 10 घंटा उसको दो। और इंस्टीट्यूट मैट में आपका न्यू सिलेबस में जितना भी MCQs है उसको भी घोट लो, उसमें जहाँ जहाँ फंसते हो उसको मार्क करते जाओ, उसका लिस्ट बनाते जाओ, क्योंकि इतना सारा MCQ हो जाएगा तो डे बिफोर एग्जाम रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। तो जहाँ जहाँ फंसते हो उसका लिस्ट बनाते चलोगे तो ऐसे करके 50-60 MCQ और निकल आएंगे, जो आपको डे बिफोर भी एक बार देखना पड़ेगा। MCQ टारगेट 30 में 30 होना चाहिए, और बाकी तो आराम से आपको निकाल देगा। तो पेपर एग्जाम होने में तो कोई बड़ी बात नहीं, एग्जामेशन आ जाए ना तो कनेक्ट जरूर करेगा, मिठाई जरूर भेजेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।